आज हम अमेरिकी वर्चस्व में अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अमेरिका शक्ति के रास्ते में क्या क्या अवरोध है। इन्हें अमेरिकी शक्ति के रास्ते में आने वाले कौन कौन से अवरोध हैं। तो इसमें अमेरिकी शक्ति के रास्ते में आने वाले अवरोध जो है ये कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला अवरोध है आर्थिक चुनौतियाँ। तो अमेरिका को आर्थिक चुनौती मिल रही है चीन, जापान और भारत से। इसका भी उत्तर पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें चीन, जापान और भारत से अमेरिका को आर्थिक क्षेत्र में कड़ी टक्कर या चुनौती मिल रही है। विचारधारात्मक चुनौती, तो अमेरिका को आतंकवादी विचारधारा से, भले ही साम्यवादी विचारधारा से चुनौती नहीं मिल रही है, लेकिन आतंकवादी विचारधारा से अमेरिका को बहुत ज़्यादा चुनौती मिल रही है। स्वयं अमेरिका के अंदर आंतरिक अवरोध है, जिसमें अमेरिका की संस्थागत बनावट, अमेरिका में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को समान अधिकार दिया गया है। इसलिए कोई एक शक्तिशाली ही नहीं है, तीनों को एक दूसरे का मानना ही पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करके चलती है। इसलिए भी परेशानी होती है। और उन्मुक्त अमेरिकी समाज, अमेरिका समाज इतना अधिक उन्मुक्त है कि अपनी हर घटना को अमेरिका की जो भी शासनाध्यक्ष रहते हैं उनको अपने जो देश की जनता है उनको बताना पड़ता है। और देश की जनता अमेरिका के द्वारा चलाए गए अभियान पर, सैनिक अभियान पर अंकुश भी लगाती है। फिर नाटो में शामिल अमेरिकी साथी देश, ये भी अमेरिका के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें नाटो में जो शामिल देश हैं भले अमेरिका में है लेकिन उतना सहयोग नहीं देते हैं। वो उदारवादी दृष्टिकोण अपना करके, अर्थव्यवस्था अपना करके साम्यवादी देशों के साथ भी अपना संबंध अच्छे से बना करके चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद के कौन कौन से मुद्दे हैं। कोई 5 का हमको पढ़ना है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद के प्रमुख मुद्दे में सबसे पहला तो है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का, जिसमें भारत अमेरिका दोनों उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। लेकिन अमेरिका के जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, यदि उपनिवेशवादी नीति अपनाते हैं तो अमेरिका मौन धारण कर लेता है, उनको नहीं बोलता है कि आप ऐसा मत करो। तो भारत हमेशा इसका विरोध करता है और अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती है। दोनों देशों के संबंध जो है मधुर नहीं होते हैं। फिर दूसरा है चीन की साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। सन 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी और इस क्रांति को भारत ने मान्यता दी थी 1949 में। तो अमेरिका चिढ़ गया था भारत से और दोनों देशों के बीच संबंध जो है अच्छे नहीं होते हैं। फिर कश्मीर का प्रश्न तीसरा है, कश्मीर मामले पर अमेरिका भारत को छोड़ पाकिस्तान का साथ देता है। 1947 में कश्मीर पर किए गए आक्रमण के पश्चात भारत पाकिस्तान के विरुद्ध न्याय के उद्देश्य से 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ गया था और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का साथ लिया था। तो ये बात भारत को अच्छा नहीं लगा और भारत और अमेरिका के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ है। फिर सैनिक संगठन, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संधि, सैनिक संगठन और समझौते को अनिवार्य समझता है, जबकि भारत ये सैनिक गठबंधन से नाटो, सिंटो ये सबको अच्छा नहीं मानता है। फिर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का समर्थन एवं सैनिक सहायता, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का समर्थन देते आ रहा है और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 और 1971 में, तो इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की थी। तो भारत ने इसका विरोध किया था, दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। फिर भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण, जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई को, तो अमेरिका ने भारत पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ था। ये तो हो गया भारत और अमेरिका के बीच मतभेद के मुद्दे। और अब हम देखते हैं
भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मधुरता के अंश कौन कौन से हैं? तो ऐसा नहीं है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हमेशा टकराव की स्थिति रही है। इनके बीच में मधुरता के भी हमको कुछ अंश दिखाई देते हैं, जिसमें राजीव गांधी के कार्यकाल में, नहीं, राजीव गांधी से पहले हम देखते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अमेरिका और भारत का संबंध, क्योंकि राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थी, तो इनके कार्यकाल में अमेरिका और भारत का संबंध, भारत और अमेरिका का संबंध 1984 के बाद से ही सुधरना प्रारंभ हुआ था। और इसमें प्रयास कर दिया था संबंध को मधुरतापूर्ण लाने के लिए इंदिरा गांधी ने, जिसमें भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ था, लड़ाई हुआ था 1962 में, तो इस युद्ध में अमेरिका ने भारत को सहायता प्रदान किया था, सैनिक और आर्थिक सहायता दिया था। हालांकि 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का अमेरिका ने साथ दिया था, इसको सैनिक सहायता प्रदान किया था। लेकिन 1977 के बाद दोनों देशों के रिश्ते जो है सुधरने लगे और 1980 से 84 तक जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल शुरू होता है, तो दोनों देशों के बीच मधुरता जो है ज़्यादा बढ़ती है और दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता है, कई संधि और समझौते होते हैं। दूसरा है राजीव गांधी के कार्यकाल में मधुरता के अंश। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी बनते हैं और 1984 को उच्च तकनीकी संबंधी एक समझौता हुआ। 12 जून 1985 को प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की और पाकिस्तान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाने को कहा। फिर वन विकास समझौता हुआ 1985 में, जिसमें जला हुआ इमारती लकड़ी के उत्पादन बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए। सुपर कंप्यूटर ये अमेरिका की ही देन है, राजीव गांधी के कार्यकाल में समझौता हुआ था। सुपर कंप्यूटर भारत ने दिया, भारत को अमेरिका ने दिया। लड़ाकू विमान बनाने में भी अमेरिका ने भारत की मदद की। तो ये मधुरता का अंश यहीं से होना शुरू होता है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका का संबंध ये भी कुछ हद तक सुधरता है। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में ही भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़े थे, जब परमाणु परीक्षण किया था भारत ने 11 और 13 मई 1998 को, लेकिन उसके बाद 26 दिसंबर 2003 को भारत और अमेरिका के बीच दो तरफा गैर समर्पण संधि हुई थी। ये मित्रता के मामले में मील का पत्थर साबित हुई। गैर समर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर अपने संबंध को और आगे बढ़ाया। इसमें इस संधि में क्या है, दोनों देश एक दूसरे के ऐसे नागरिकों को जिन पर नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध करने का आरोप है, इन्हें ऐसे व्यक्ति जिनमें मानवता के खिलाफ या नरसंहार करने के खिलाफ अपराध करने का आरोप है, तो आपसी सहमति के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को नहीं सौंपेंगे। ये दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। तो इस संधि से अमेरिका और भारत के बीच में नया मोड़ आया और हालांकि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान के साथ मित्रता रखना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ भारत के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहता है। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और 25 दिसंबर 2008 को दोनों देशों के बीच एक वार्ता हुई। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। दोनों देशों के बीच सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मनमोहन सिंह ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें दर्ज किया जाएगा कि दोनों लोकतांत्रिक देशों को करीब लाने में जॉर्ज बुश की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये विश्व के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। ये मनमोहन सिंह ने अपने ब्लॉग में लिखा था। 2005 में ही परमाणु का सूत्रपात हुआ है, जो 2008 में पूरा हुआ।
2005 में ही सबको उम्मीद थी कि ये परमाणु करार दोनों देशों के बीच संपन्न हो जाएगा, लेकिन 2005 में अमेरिकी सीनेट ने इसको पास नहीं किया, जिसके कारण ये लटक गया था। फिर 2008 में दोनों देशों के बीच परमाणु करार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब उसके बाद अभी 5 संबंध को हमको पढ़ना है मधुरता का। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 26-30 सितंबर 2014 के बीच 5 दिवसीय उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। इससे पहले 2010 को बराक ओबामा ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने भारत की यात्रा करके भारत और अमेरिका संबंध को और नया आयाम दिया था, भारतीय संसद को संबोधित भी किया था। नरेंद्र मोदी कार्यकाल में ये दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा संबंध सुधरा है। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहाँ के सीनेट में उनको बोलने का मौका मिला, बराक ओबामा से भेंट किया, कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर वहाँ राजनीति में बदलाव आया, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत अमेरिका संबंध और मधुर हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका यात्रा किया था तो हाउडी मोदी नाम से वहाँ पर पूरे भारतीयों के बीच में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दोनों देशों के शासनाध्यक्ष से संबोधित किया, दोनों अपने आप को मित्र बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार सहित अपनी पत्नी और बेटी दामाद के साथ भारत आए थे यात्रा करने के लिए, और केमछो ट्रंप नाम से भी इसको बनाया गया था और इसको नाम दिया गया था। तो ये चाहे हम इसको राजनीति से संबंधित कहें, लेकिन किसी न किसी कारण से दोनों देशों के बीच मित्रता तो मजबूत हुआ ही है। दोनों देशों के बीच मित्रता इस बात से और साबित होती है कि भारत में सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात अमेरिका को होता है। फिर अमेरिकी बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनी अमेरिका में बसे भारतीयों की है। तो ये दर्शाता है कि भारतीयों का अमेरिका में क्या महत्व है। इन्हें अमेरिका को भारतीय ही संभाल सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। भारतीयों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूमिका है, जो वहाँ महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जगहों पर काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में भारत और अमेरिका का संबंध जो है मधुरता का ही है। और इसमें 1-2 और छोटा छोटा प्रश्न है, जैसे इसमें अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। इसके अंदर यह है कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का पहला तरीका ये है कि हम वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाएं। कुछ लोगों का कहना है कि हमको अमेरिकी वर्चस्व में रहकर ही अमेरिका से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई भी देश दुश्मनी कर ही नहीं सकता। जो दुश्मनी करेगा वो तो ऐसे निपट जाएगा। अमेरिका की सेना इतनी शक्तिशाली है कि भारत और चीन मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए इसके वर्चस्व में रहते हुए अपना लाभ उठाना चाहिए। इसी को बैड बेगन के नाम से जाना जाता है। इसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अपना लाभ हर देश को देखना चाहिए, और कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं। छुपा लो की राजनीति। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका की नज़रों से अपने को छुपा के रख लेना चाहिए और अमेरिकी राजनीति से दूर होकर के अपने देश का विकास करना चाहिए। चीन ये ऐसी कर रहा है। चीन को अमेरिका से कोई मतलब नहीं है और वो अपने आप को छुपा करके अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। फिर वर्चस्व वाले देशों से दूर रहने की कोशिश करना। कई देश ऐसे हैं जो ऐसे देशों से दूर रहते हैं जिनका विश्व में वर्चस्व है। और तीसरा है राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व से आज विश्व का कोई देश नहीं निपट सकता, लेकिन राज्य में जो संस्था है, समाज सेवी संस्था है, फिर मानव अधिकार संगठन वाले हैं, मीडिया है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लेखक हैं, ये सब वर्ग अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आएंगे। तो ये है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 2-4 और
थोड़ा छूट गया होगा तो फिर उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दी हूँ। आशा है आपके लिए सहायक सिद्ध होगा।